गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सेकंड क्लास। तो कल हमारी पहली क्लास थी और उसमें आप सभी को बता चुके थे बायोलॉजी के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन बता चुके थे, विषाणु बता चुके थे, होस्ट सेल बता चुके थे एंड कोशिकाओं की विशेषताएं भी बता चुके थे। ठीक है, आगे जीव द्रव्य के बारे में भी बहुत कुछ बता चुके थे, चयापचय के बारे में बता चुके थे, न्यूट्रिशन के बारे में बता चुके थे, डाइजेशन के बारे में, शोषण के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता के बारे में, एडेप्टेशन अनुकूलन के बारे में। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में भी बता चुके थे। तो इसमें एक चीज़ मिस्टेक हुआ था कि हम आपको बोल दिए थे कि जो शुक्राणु है, ठीक है, ये मादा के शरीर से जनरेट होते हैं, लेकिन इसमें होगा नर के शरीर से। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ आप मिस्टेक उधर सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहली शाखा में हम लोग जानते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में। ठीक है, जूलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जंतु विज्ञान, बोटनी वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, जेनेटिक्स आनुवांशिकी। ठीक है, और हम अगर पूछे कि जो जूलॉजी है, ठीक है, इसके फादर कौन है, यानी जंतु विज्ञान के अगर जनक पूछा जाए, फादर पूछा जाए, तो आपको क्या टिक करना है? अरिस्टोटल। ठीक है, और ये सिंपल सी बात है, अगर ये जंतु विज्ञान है तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं के बारे में। किसका? जंतुओं के बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बोटनी के बारे में, तो बोटनी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वनस्पति विज्ञान के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जूलॉजी में यानी जंतु विज्ञान में हम लोग अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। ठीक है, जूलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जंतु विज्ञान, तो इसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और बोटनी का हिंदी मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, तो हम लोग इसमें पादपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपको जूलॉजी के पिता यानी जनक के बारे में पूछा जाए तो आपको लिखना अरिस्टोटल। ठीक है, और अगर आपको वनस्पति विज्ञान के जनक यानी पिता के बारे में अगर लिखना रहेगा तो आपको लिखना है थियोफ्रास्टस। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद हो गया है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये दो पार्ट्स है। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग उसमें ले लिए ना कि जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में ही सूक्ष्मजीव आता है। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान अलग होता है। ठीक है, और जेनेटिक्स मतलब होता है जो वो गुण या फिर वो लक्षण जो हमारे माता पिता से सीधे हमारे शरीर में इंटर करते हैं या फिर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूछा जाए आपको कि माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी सूक्ष्म विज्ञान, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम जैसे वहाँ बताएं कि जंतु विज्ञान में जंतुओं का, वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का यानी पादपों का, तो सूक्ष्म विज्ञान में किसका होगा? सूक्ष्म जीवों का। किसका होगा? सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, और सूक्ष्म विज्ञान में सूक्ष्म जीवों को अगर सूक्ष्म विज्ञान के जनक अगर उसके इसके फादर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? एंटोनॉन लिवेनक। क्या लिखना है? एंटोनॉन लिवेनक। लेकिन अगर आधुनिक विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए, किसके? आधुनिक विज्ञान के जनक, तो आपको लिखना है लुई पास्चर। ठीक है, क्या लिखना है? लुई पास्चर के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के बारे में। तो इसमें अध्ययन किया जाता है जीनों का। किसका? जीनों का। ठीक है, इसमें जीनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आनुवांशिकी के जनक, इस आनुवांशिकी जेनेटिक्स के पिता, तो ये तो एकदम आसान है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने क्या किया था कि एक मटर का पौधा लिया था, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और पता लगाया था कि मटर के पौधे में कौन कौन से गुण आ रहे हैं। ठीक है, और मटर के पौधा ही क्यों लिया था, मटर के पौधा में क्या क्या पता लगाया था, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे आ जाता है कि जंतु विज्ञान के संक्षिप्त विषय क्या क्या है। तो कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, परिसंचरण तंत्र में रुधिर एवं हृदय का अध्ययन किया जाता है, कंकाल तंत्र में हड्डियों एवं जोड़ का, श्वसन तंत्र में फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है, उत्सर्जन तंत्र में किडनी का अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मानव पोषण में, किसका? मानव पोषण में विटामिन एवं कार्बोहाइड्रेट्स का, अंतस्रावी तंत्र में ग्रंथियों के। अब वनस्पति विज्ञान में जब हम लोग आते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें पादप वर्गीकरण, पादप हार्मोन, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप वर्णक, पादप रोग। ठीक है, और आगे आ जाते हैं पादप आकृति विज्ञान, यानी कि जैसे आकृति यानी उसका शेप के बारे में, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड क्लास और ये हमारी पहली क्लास थी। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, जैसे है उसी तरह कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कोशिका विज्ञान। ठीक है, क्या आते हैं? कोशिका विज्ञान। इसमें कोशिकाओं का अध्ययन, ठीक है, आपको पता है कि हमारा शरीर क्या है? छोटे छोटे। ठीक है, हमारा शरीर क्या है? छोटे छोटे सेल से मिलकर
बना है, ठीक है। हमारा शरीर क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कोशिका का अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी शब्द हर्टविंग ने दिया था, किसने दिया था, हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी के जनक अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, क्या, रॉबर्ट हुक। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक तो श्वान, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक अगर भारत के पूछे जाए तो A.K. शर्मा, ठीक है। अगर ऐसे पूछे जाए, ठीक है, आधुनिक विज्ञान के जनक तो श्वान, ठीक है। अगर साइटोलॉजी के जनक तो रॉबर्ट हुक, आधुनिक विज्ञान के जनक तो श्वान, और भारतीय जनक तो A.K. शर्मा, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कितना ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, ठीक है। वे सूक्ष्मदर्शी के नीचे उन्होंने क्या पता लगाया कि जो छाल है कोशिका के, ठीक है, तो उन्होंने पता किया कि जो ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो जीवित चीज़ों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और उन्होंने कॉर्क के उत्तक के एक टुकड़े की सूक्ष्मदर्शी से जांच की और उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, यानी जो मधुमक्खी आप लोग देखे होंगे उसका जो छत्ता हो रहता है उसी की तरह उसमें संरचना थी, ठीक है। और कॉर्क टिश्यू क्या था, ओक वृक्ष की छाल था, किसकी, ओक वृक्ष की, जो कि मृत पौधे थे। देखिए इस तरह दिखते हैं कोशिका हमारे अंदर में, सेम, ठीक है, एकदम। ये थोड़ा ब्लर आ जा रहा है जब इसको जूम किया जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यह परीक्षण रॉबर्ट हुक की किताब किसमें दिया गया है, माइक्रोग्राफिया में संक्षिप्त है, ठीक है। और एंटन लीवेनहॉक द्वारा खोजों की जो बात किया जाए, अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े ना आप लोग, ठीक है, कि एंटन लीवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने जो खोज दिए हैं उनके अगर पूरा के बारे में, सबके बारे में अगर जाना जाए तो उसमें से है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हम लोग पहले अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। पहला याद रखिएगा आप लोग, जीवित कोशिका, क्या, जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका के बारे में बताया था, किसके बारे में, मृत कोशिका की कोशिका की जो मृत छाल है उसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था हम लोग को, ठीक है। लेकिन जो एंटोन लियोनेको थे उन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया था, जीवाणु की खोज किया था एंटोन लियोनेको। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का खोज किसने किया था, एंटोन लियोनेको में। प्रोटोजोआ की खोज एंटोन लियोनेको ने, ठीक है। शुक्राणुओं की खोज किसने किया था, एंटोन लियोनेको ने। ये चीज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको आप VVIV लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एंटोन लियोनेको द्वारा लिखी किताब का नाम क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रॉबर्ट हुक की किताब पढ़े ना, माइक्रोग्राफिया, उस तरह इसकी जो किताब है इसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और 1824 में ड्यूट्रोसेट, ठीक है, ड्यूट्रोसेट ने क्या बताया था कि उन्होंने बताया कोशिका का समूह किससे बना, उत्तकों से, किससे बना, उत्तकों से, ठीक है। और 1838 से 39 के बीच स्लाइडन और श्वान, जो कि हम यहाँ पे आपको श्वान के बारे में बताए थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे था ना श्वान, इन्होंने क्या किया था, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक थे तो बताए हुए हैं, तो ठीक है। इसमें स्लाइडन और श्वान, इन्होंने कोशिका के लिए सिद्धांत दिया था, यानी बताया था, ठीक है। क्या क्या बताया था कि कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सभी सजीव जितने भी सजीव हैं कोशिका और उसके उत्पाद से बने हैं, ठीक है, कोशिका और उसके उत्पाद से बने। नेक्स्ट जैसे उदाहरण है उनका, जीवाणु, पादप, कवक, जंतु, मानव शरीर, ठीक है। अपवाद में पहली क्लास में ही आपको बता चुके हैं विषाणु होता है, ठीक है। यह निर्जीव होता है, लेकिन ये जब हमारे शरीर में या फिर किसी भी सजीव के शरीर में इंटर करता है तो ये सजीव हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग वायरस के बारे में थोड़ा आगे पढ़ चुके हैं और एक थोड़ा इसमें भी लिखे हुए हैं, तो इसमें भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। कि विषाणु यानी विषाणु का शरीर एक कोशिका होता है, क्या होता है, एक कोशिका, ठीक है। विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहा गया है, यानी कनेक्टिव टिश्यू, क्या कहा गया, कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। विषाणु पोषिता कोशिका यानी होस्ट सेल में जाकर सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। और विषाणु क्या होता है, विषाणु का जो बाहरी आवरण होता है, सपोज दैट ये विषाणु है मेरा, ठीक है, इस तरह करके हम विषाणु बना दिए, ठीक है, ठीक है, ये विषाणु है मेरा, तो इसका जो ये बाहरी आवरण होगा ये वाला, ठीक है, ये किसका बना रहेगा, कैप्सिड प्रोटीन का बना रहेगा, ठीक है। और अगर इसका जो ये अंदर का जो ये आवरण है ये किसका बना रहेगा, या तो ये DNA का बना रहेगा या तो ये RNA का बना रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक बोला जाए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा
होता है, तो आरएनए वाला, जो कि कोरोना वायरस में था, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस में था, ये याद रखिएगा आप लोग। कोरोना वायरस में कौन सा जो कोरोना वायरस में जो वायरस था, ठीक है, वो कौन सा उसके अंदर में आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ रहता था, जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए था, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। डीएनए थोड़ा कम होता है, मतलब दोनों ही खतरनाक होता है, लेकिन डीएनए थोड़ा कम होता है, आरएनए उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे जानते हैं 1855 में रुडोल्फ विर्चाऊ ने क्या बताया था कि इन्होंने एक कथन दिया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का अर्थ होता है पहले से मौजूद, सेलुला का अर्थ होता है कोशिका, ठीक है, अर्थात कोई भी नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। कोई भी जो कोशिका है उसका निर्माण किससे होगा, पहले उससे मौजूद कोशिका से होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो संसार की सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, जीवाणु कोशिका, ठीक है, जो कि माइक्रोप्लाज्मा से बनी है, ठीक है। आकार इसका क्या है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, से कम, 1 माइक्रोमीटर से भी ये कम रहता है। इसका नाम क्या है, PPLO यानी फ्लोरा प्यूमोनेक, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिम्स जैसे होते हैं, ठीक है। ये हम बताएंगे आप लोग को जब और पढ़ाएंगे ना बैक्टीरिया के बारे में, तब बताएंगे, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बताएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। संसार की अगर MLO यानी मोलेकुल लाइक ऑर्गेनिम्स भी होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये दोनों होता है, ठीक है, PPLO और MLO, ठीक है, किसका, इसका जीवाणु कोशिका का, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का। आगे आते हैं हम लोग संसार की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका, तो ये 8th क्लास की बुक में ही कोशिका सेल में ही कोशिका जो चैप्टर है उसी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, जीवाणु कोशिका लिखा हुआ है जो एक माइक्रोमीटर से भी कम होता है। सेकंड लिखा हुआ था संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है जो 130 से 170 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और मानव शरीर की अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका तो मादा अंडाणु, ठीक है, क्या होता है, मादा अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका तो नर शुक्राणु, नर शुक्राणु। और अगर सबसे लंबी कोशिका बोला जाए तो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, बड़ी मादा अंडाणु, छोटी नर कोशिका, याद रहेगा, ठीक है। एक कोशिका प्राणी, बहुकोशिका प्राणी, ठीक है, इसमें होता है एक कोशिका, सिंपल जानिए, एक से एकल, एक से एकल, ठीक है, बहु से बहुकोशिका, एक से एकल, बहु से बहुकोशिका, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। इसमें एक कोशिका के बारे में बात होता है, इसमें बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे की बात होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसका उदाहरण हो जाएगा पादप, शैवाल, जंतु, मानव, जैसे कि हम लोग इसी में आते हैं, ठीक है, हम लोग बहुकोशिका में आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, नीचे बताएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, प्राचीन, प्रो मतलब प्राचीन, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, जिसमें बहुत पुराना केंद्रक हो, ठीक है, जैसे केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है, इसमें अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है, या फिर अपरिपक्व, अगर यदि किसी में है तो वो अपरिपक्व है, इमेच्योर है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, उसका भी जैसे होता है ना, बुद्धि नहीं हुआ है, बुद्धि, ठीक है। अब आ जाते हैं केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक झिल्ली क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल जैसे जीवाणु कोशिका, जो साइनोबैक्टीरिया, हरे नीले शैवाल जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टाइडो ग्लाइकोन, अमीनो अम्ल तथा न्यूमेरिक अम्ल से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अपवाद में माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जैसे हम बताए क्या, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस, जैसे विषाणु क्या एक्सेप्शन केस है, उसी तरह ये एक्सेप्शन केस है कि माइक्रोप्लाज्मा जो जीवाणु है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु यहाँ पे, ये याद रहेगा ना, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी, संसार की, सॉरी हमारे शरीर की नहीं, संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, देखिए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में होता है क्या, नहीं तो अनुपस्थित नहीं होता है। गाल्जी काय अनुपस्थित नहीं होता है, लाइसोसोम अनुपस्थित नहीं होता है, अंत प्रदवी जालिका नहीं होती है, राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन 70 इस प्रकार के, इसके बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA क्या होता है, DNA, जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ आपका DNA होता है। जीवाणु कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, ठीक है, जो कि गोलाकार तथा एकल कुंडलित होता है, यानी गोल आकार का होता है और एकल कुंडलित होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलाइड और जीनोफोर से बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जीवाणु कोशिका के पास एक अतिरिक्त DNA होता है जिसका नाम प्लास्मिड होता है, क्या होता है, प्लास्मिड। यूकैरियोटिक कोशिका, पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक, आप हम लोग जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब नया, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, ठीक है, जिसमें नया केंद्रक बनता है, जिसमें नया केंद्रक बनेगा, ठीक है, केंद्रक,
ठीक है। आगे आ जाते हैं, केंद्रक उपस्थित होगा, नया बनेगा तो ये परिपक्व भी रहेगा, मैच्योर भी रहेगा और ये होगा भी, ठीक है। उसमें अनुपस्थित था और अगर था भी तो क्या था, अपरिपक्व, ठीक है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित और इसका उदाहरण हो जाएगा पादप कोशिका, शैवाल कोशिका, ठीक है, कवक कोशिका, जंतु कोशिका, मानव कोशिका। पादप जो कोशिका होगा वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बना रहेगा और शैवाल कोशिका सेलुलोज प्लस CaCO3 प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना रहेगा। कवक कोशिका काइटिन की बनी रहेगी, ठीक है। और इस तीनों का क्या है, कोशिका भित्ति होगी। पादप कोशिका, कवक कोशिका, शैवाल कोशिका, तीनों में कोशिका भित्ति होगी, लेकिन जंतु कोशिका, ठीक है, एनिमल सेल एंड मानव सेल में कोशिका भित्ति नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सूत्रकणिका उपस्थित, गाल्जिकाएं उपस्थित, अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित रहेगी, राइबोसोम उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसमें 70S प्रकार के थे। कितना, 70S, इसमें 80S रहेगा। कितना, 80S। लाइसोसोम उपस्थित, आनुवंशिक पदार्थ DNA, लेकिन उसमें एकल कुंडलित था। देखिए इधर DNA गोलाकार तथा एकल कुंडलित था, इसमें हो जाएगा DNA रहेगा, लेकिन इसमें द्वि कुंडलित रहेगा। कितना, द्वि, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फिगर दिया हुआ है तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कोशिका का आवरण, यानी कोशिका जो बाहर से कैसा बना रहता है, उसका कवर, ठीक है। तो पहले सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आकार। खोजकर्ता रोबोट। कोशिका भित्ति निम्न कोशिकांगों से में उपस्थित होती है। किसमें किसमें, हम पहले यहाँ पे बता दिए आप लोग को। देखिए किसमें किसमें होगा, पादप, शैवाल, कवक, और इधर देखिए हम आपको जीवाणु में भी बता चुके हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, चलिए बता चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 4 में कोशिका भित्ति बनी रहती है, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका एंड शैवाल कोशिका। ये चारों की चारों इसकी जो बाहर का आवरण है किसकी बनी रहती है, कोशिका भित्ति की, ठीक है। जंतुओं यानी मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ग्राम सूचक रंजक यानी ग्रामस्टिन डाई बैक्टीरिया की प्रजातियों को 2 बड़े समूहों ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत करने का सिद्धांत। यदि बैंगनी दिखाई दे तो क्या होगा, ग्राम धनात्मक, बैंगनी दिखाई दे तो ग्राम धनात्मक जीवाणु, अगर गुलाबी दिखाई दे तो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ये सब क्लास 8 में बताया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली में होता है प्लाज्मा झिल्ली। आगे आते हैं, यह एक द्विपरतीय संरचना होती है। कितना, द्विपरतीय, यानी इसकी में 2 परत होती है, ठीक है। इसका निर्माण फास्फोलिपिड्स द्वारा होती है। इसका जो निर्माण होता है वो फास्फोलिपिड्स की बनी रहती है, ठीक है। इसमें क्या, फास्फोलिपिड्स में क्या क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है और कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसलिए तीनों को मिलाकर फास्फोलिपिड्स बनता है, ठीक है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी पेरिमेबल है, ठीक है। वह झिल्ली जो कुछ अणु, अर्धपारगम्य मतलब क्या होता है, वह झिल्ली जो कुछ अणुओं या आयनों को ही अपने से होकर गुजरने देती है, सबको नहीं देती है, कुछ को देती है, जो उसके लिए हानिकारक नहीं होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की द्विपरतीय संरचना को समझाने के लिए सिंगर, ठीक है, तथा निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया गया था। ये वैज्ञानिक है, इसको गायक नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, सिंगर तथा निकोलस, ठीक है। इस दोहरी परत संरचना को सबसे पहले RBC की कोशिका में ग्रेंडल द्वारा देखा गया था, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के खोजकर्ता क्रैमर तथा नगेली थे। कौन थे, प्लाज्मा झिल्ली के खोजकर्ता क्रैमर तथा नगेली थे, याद रखिएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 74 एंगस्ट्रॉम तथा 7.5 नैनोमीटर या 0.0075 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब नाभिक, इसको नाभिक बोलिए, केमिस्ट्री में नाभिक बोला जाता है, बायो में केंद्रक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश होता है न्यूक्लियस, ठीक है। केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियस होता है और बायो में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में होता है, हम पहले ही बता चुके थे, यूकेरियोटिक में केंद्रक होता है, बाकी में नहीं होता है, ठीक है। खोजकर्ता इसका है रॉबर्ट ब्राउन, जो आर्किड पादप में थे, ठीक है। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये है इसका फिगर, ठीक है। आर्किड ब्राउन में नाभिक का अध्ययन, अगर ना हम लोग स्टडी ऑफ न्यूक्लियस अगर लिखा जाए तो क्या लिखिए, कैरियोलॉजी कहा जाता है। नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, नाभिक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। कोशिका जो है उसकी सबसे बड़ी भाग अगर पूछा जाए तो नाभिक होगा, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क या फिर उपनाम, ठीक है, इसको अगर कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं है, यानी कि उपनाम है इसका, ठीक है। यह कोशिका को नियंत्रण करता है,
जैसे मानव में हमारा ब्रेन होता है ना, वो हमारे कुछ सारे कोशिकाओं को और सूचना देता है कि ये करे वो करे, उस तरह ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करके। जैसे हमारा मस्तिष्क हम लोग को रखता है, उसी तरह केंद्रक जो है वो कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसलिए इसका मस्तिष्क बोला जाता है। कोशिका का प्रबंधक, देखिए ये सब इसका नाम है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो नाम है, ठीक है, इसका ये जो न्यूक्लियस है इसका उपनाम है, यानी कि निकनेम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है निकनेम? फर्स्ट है कोशिका का मस्तिष्क, सेकंड है कोशिका नियंत्रण करता है, ठीक है, ये उपनाम नहीं है, सॉरी। फर्स्ट है कोशिका का मस्तिष्क, सेकंड है कोशिका का प्रबंधन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आरबीसी, मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? नाभिक, ठीक है, याद रखिएगा। नाभिक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नाभिकीय झिल्ली, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड है केंद्रक द्रव्य, थर्ड है केंद्रिका जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, क्रोमेटिन, ठीक है, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नाभिकीय झिल्ली में क्या होता है? लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है नाभिकीय झिल्ली, ठीक है, नाभिक को सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म होता है नाभिक का द्रवित भाग, इसमें जो लिक्विड पार्ट रहता है वो रहता है, ठीक है। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होता है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, ये होता है नाभिक के बीच में बैंगनी रंग की गेंद जैसी संरचना, ठीक है, ये नाभिक के बीच में ये वाला होता है, ठीक है, देखिए गेंद जैसी संरचना है, गेंद जैसी, ये बैंगनी रंग की, इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गेंद जैसी संरचना यह केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्यमान होती है। सिर्फ कोशिका भी जब विभाजन होती है उसी टाइम दिखती है, बाकी नहीं दिखती। क्रोमेटिन नाभिक की धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है, डीएनए तथा क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक होती है। नाभिक में 2 प्रकार के, ठीक है, अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल पाए जाते हैं। एक होता है केंद्रक में, नाभिक यानी क्या होता है? केंद्रक में क्या होगा? पहले डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए, ठीक है, 2 प्रकार के। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब होता है यह केंद्रक सूत्रकणिका तथा हरितलवक में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डबल हेलिक्स संरचना द्विकुंडलित होती है। इसमें क्या होता है? डबल हेलिक्स संरचना होती है, द्विकुंडलित। इसमें सिंगल हेलिक्स एक कुंडलित होती है। यह न्यूक्लियोइड से निर्मित होती है, यो न्यूक्लियोइड से निर्मित होती है। दोनों किससे होते हैं? न्यूक्लियोइड से ही निर्मित होती है, ठीक है। न्यूक्लियोइड किसकी मिल की बनी रहती है? तो शर्करा, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं फॉस्फेट को, ठीक है, या नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा को राइबोज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, से बनी होती है। डीएनए संरचना में 2 राइबोज शर्करा होती है। कितनी? 2 राइबोज शर्करा। इसमें आरएनए संरचना में 1 राइबोज शर्करा होती है। अब इसमें हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि नाइट्रोजनी क्षार, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में बताया ना, तो इससे नाइट्रोजनी क्षार में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार 2 समझ लीजिए आप लोग, 2 होता है, ठीक है, न्यूरिन और एक होता है प्रिमिडिन। न्यूरी प्रिमिडिन याद रखिएगा, ठीक है। न्यूरिन में क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से सूचित किया जाता है, इसका इंग्लिश नाम ए से स्टार्ट होता है। ग्वानिन का जी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका जी से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसका सिंबल है। नेक्स्ट पिरिमिडिन में साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, यूरेसिल, ठीक है, याद रखिएगा। इसका साइटोसिन सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको सी से बताया गया है। और थायमिन टी से स्टार्ट होता है, इसलिए टी से इसका सिंबल है यूरेसिन।